4 दिनों के छुट्टी के बाद जहर सीरीज 13 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, एमटीएस, रेलवे, सब में एक काम आने वाला है। एक से बढ़ के एक मैथ कराने वाले जहर सीरीज के नाम से आज का पहला क्वेश्चन है। आज के बारे में हम आपको बता देते हैं। मैथ थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, मतलब हार्ड कुछ नहीं होता है, कहने का अर्थ थोड़ा सा लेवल का है, और इंग्लिश बहुत हल्का है। और अंत में हम पढ़ाने वाले हैं आपको ब्लड रिलेशन फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जहर सीरीज, और जहर को काटने का काम कौन करते हैं? महादेव। तो एक बार महादेव के नाम पे नाम ले लिया जाए। और आज हम सुनाने वाले हैं महादेव का 4 पॉइंट। शुरू करें। जटाटवी गलज ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले बलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद डबर बयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिव जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बिच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिर प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसफुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री, इसी में आ जाएंगे। सेकेंड में 5 को हम लोग इडियम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ही न्यू, जो अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। 3 नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा सा हाई लेवल, जितना पीछे हम पढ़े हैं जितने भी सीरीज में हम बार बार कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आप जहर सीरीज का सभी पार्ट को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेवल का मैक्सिमा मिनिमा आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 4 नंबर में आपका फिलर्स इंग्लिश का। 5 नंबर है आपका नंबर सिस्टम, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन। 6 नंबर है आपका एरर। 7 नंबर है आपका कि क्रॉस मेथड कैसे यूज करेंगे लाभ हानि में। 8 नंबर है आपका PQRS। 9 नंबर है नल और टंकी, और 10 नंबर है ब्लड रिलेशन। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। ये प्रश्न है, एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे 2 जीवा खींचा गया, AB और AC। AB का मान है 10, AC का मान दिया है 12, बराबर इक्वल कोण, समद्विभाजक हुआ 30 डिग्री 30 डिग्री पे। कह रहा सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करें। यहाँ पे हम देखिए इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर इसकी लंबाई a हो, इसकी लंबाई b हो, और एक कोण थीटा थीटा में कट जाए, तो x का मान क्या होता है 1/2 a प्लस b, ये दोनों भुजा जोड़ दीजिए, इधर वाला और उधर वाला, बाई कॉस थीटा जो कोण रहे। तो आप a वाला या 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो a प्लस b कॉस थीटा। तो अगर आप चाहे तो इस वाले सूत्र की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 10 जोड़ दीजिए, 10 प्लस 12 जोड़ दीजिए, 10 और 12, उसका एवरेज ले लीजिए बटा 2, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री। 10 और 12 22 हो गया, 22 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं। 10 और 12 22, 22 में 2 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 22/√3 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है, x का मान कितना आने वाला है 22/√3। लेकिन समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम है कि a आया कहाँ से। आपको सीखना है कि x बराबर 1/2 a प्लस b कॉस थीटा, ये सूत्र आया कहाँ से, ये आपको सीखना है। तो तैयार है सीखने के लिए? सीखने के लिए तैयार है? x बराबर हाफ a प्लस b कॉस थीटा, ये आया कहाँ से? तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले छोटी छोटी आपको कुछ कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, अगर किसी भी वृत्त है, अब मान लिया यहाँ पे देखिए ए मिला देते हैं हम, तो ये हो गया इसका जीवा, या आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए इसको कोण कहिएगा। तो किसी भी वृत्त में ए जीवा परिधि पे जितना कोण बनाएगा, मान लिया यहाँ पे बना रहा है थीटा, तो ए वाला जीवा या कहिए ए वाला कोण, इसके द्वारा जहां भी परिधि, देखिए यहां से इधर मिला दीजिए, ये भी थीटा बनेगा। आप चाहे तो इससे इधर बनाइए कोण, यहां से इधर मिला देते हैं, यहां से इधर मिला देते हैं, तो ये भी थीटा कोण बनेगा। कहने का अर्थ हुआ किसी भी वृत्त में उसके कोण द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा इक्वल होता है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोसाइन रूल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लिया, सी के सामने की भुजा सी होती है। अब देखिए कि कोसाइन रूल हम कैसे यूज करते हैं, सोनू प्रजापति, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, अच्छा है। ये देखिए हमारा, हम कोसाइन कैसे लगाते सीखिए। देखिए जैसे हमको ए का स्क्वायर लिखना है, ए का स्क्वायर, ए वाला भुजा है ना, इसका स्क्वायर लिखना है, तो कैसे हम स्क्वायर लिखते हैं, जो दो भुजा बच गया उसको जोड़ दीजिए, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2cb कॉस, इसके सामने का कोण लेंगे ए। नहीं समझे, आपको ये लिखे ले आना चाहिए, हम फिर से सिखाते हैं। मान लीजिए हमको बी स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है हमको, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, तो इस बाकी जो दो बच गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और कॉस, अब बी के सामने का कोण बी। समझ रहे हैं कोसाइन कैसे लगता है? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आपको और सिखाते हैं। कोसाइन लगाने के लिए आपको आनी चाहिए, कोसाइन लगाना आपको आनी चाहिए। जैसे कि ए ट्रायंगल है हमारा, ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये भुजा मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ए वाला देखिए, ए वाला ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो दो भुजा बच गए उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए, माइनस 2bc लिख दिए, और कॉस, कौन सा कोण लेंगे, तो इसके सामने वाला कोण लेंगे सी, कॉस सी। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार और बताते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा भुजा गड़बड़ लिखा गया, ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को बी, सी के सी। हमको मान लिया बी का स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखाएगा, ध्यान समझिएगा, बी का स्क्वायर, इसको कहते हैं कोसाइन रूल। बी का स्क्वायर लिखना हमको, तो सी जो बच गया भुजा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ca लिख दीजिए, 2ca। अब कॉस लिख देना, यहाँ पे कॉस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बी था, तो बी के सामने का कोण क्या है, कॉस बी, कॉस बी। बोलिए ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर ए समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिद्ध कर रहे हैं कि ए वाला सूत्र कहां से आया। क्लियर है? बहुत ही देखिए, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो हार्ड नहीं होता, बस आपको समझनी। अब देखिए हम बता रहे हैं कि वो सूत्र कहां से आया था। देखिए क्या करते हैं, एकदम प्यार से समझिएगा। ए हमारा ए है, ए भुजा हमारा बी है, ए पूरा यहां से यहां तक एक्स है, तो कह रहा है एक्स का मान बताओ, ये कौन थीटा, थीटा हम इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी नाम दे दिए। अब क्या करें, थोड़ा सा मिलान करना है आपको। क्या करना है, मिलान करना, इसको इसको मिला दीजिए, यहां से यहां मिला दिए, फिर यहां से ए मिला दीजिए, यहां से ए मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करें, प्यार से समझिएगा, इसको पकड़ लीजिए, ए वाला जीवा को, इस जीवा को पकड़ लीजिए। देखिए इस परिधि पे कितना कोण बना रहा है, तो कहेगा थीटा। ए वाला जीवा जो है परिधि पे कितना कोण बना रहा है, थीटा। और यही वाला जीवा फिर से देखिए इधर कोण बना रहा है परिधि पे, तो ये भी हो जाएगा थीटा। अभी हम बताए थे कि एक जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण बराबर होता है। ए जीवा को आप पकड़ लीजिए, ए जीवा देखिए परिधि पे कितना बना रहा है कोण, थीटा, तो यही जीवा फिर परिधि पे कितना बनाएगा, थीटा। क्लियर है?
अब हम इस जीवा को पकड़ लेते हैं, इस वाले जीवा को, इस वाले ए देखिए परिधि पे कितना कोण बना रहा है थीटा, ए वाला जीवा इसको पकड़ लिए, इसको ए वाला जीवा परिधि पे थीटा, तो यही वाला जीवा फिर देखिए इधर की यहाँ भी थीटा बना रहा है, इस वाला जीवा इधर से मिला दी, इधर से मिला दी, तो ये वाला जीवा इधर भी थीटा, तो ए थीटा ए वाले त्रिभुज में आप आ जाइए, छोटे वाला त्रिभुज में, ए छोटे वाला त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज। एक बात बताए, किसी भी त्रिभुज में अगर ए बी सी आपका एक त्रिभुज है, अगर इसका मान लीजिए भी कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि अगर इस थीटा के सामने की भुजा यहाँ बी मान ले, तो ई भी इसके सामने की भुजा बी हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाते हैं, बस यही आपको याद रखना। तो थीटा के सामने अगर हम वाई मान लें, तो ए थीटा के सामने ई भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए वाला भुजा। यानी हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा से। अब देखिए हिसाब में कोई जान नहीं रह गया, अब हिसाब का हो गया खात्मा। अब आपके सामने दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल ए वाला देखिए, ए वाला एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल उधर बन गया। ठीक है, हम दोनों ट्रायंगल को हम यहां पे बना देते हैं साइड में। ये है ए, ई कौन है थीटा, ए है एक्स, ए है वाई, ए वाला त्रिभुज। और इधर से एक त्रिभुज बन गया आपके सामने, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इधर से ए वाला कोण आपका थीटा दे दिया, ए आपका बी है और ए आपका वाई है और ये आपका एक्स है। एक ट्रायंगल इधर देख रहे हैं आप और एक ट्रायंगल आप इधर, दोनों बना दें। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें लगाइए कोसाइन रूल। ई वाला ट्रायंगल में कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, तो कहिएगा वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, दोनों बच गया, उसको जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और कॉस, इसके सामने का कोण थीटा, समीकरण फर्स्ट। फिर इसमें आप लगाइए कोसाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, इसमें वाई स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ दीजिए, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx और इसके सामने का कोण कॉस थीटा। क्लियर है, हम कोसाइन लगाने के लिए आपको सिखा चुके हैं पहले। अब कुछ नहीं करिए, दोनों समीकरण को आप घटा दीजिए। दोनों समीकरण को जब आप घटा दीजिएगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, ही बच जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस 2ax कॉस थीटा, प्लस में हो जाएगा 2bx कॉस थीटा। ये हो गया 0, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो जितना कॉमन ले पा रहे हैं ले लीजिए। 2 कॉमन है, x कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, तो ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा a माइनस बी। ठीक है, यहां तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करिए, 0 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सबसे ए माइनस बी ले लेते हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी बच जाएगा, माइनस यहां से ए माइनस बी बाहर आ गया, कितना बच जाएगा 2x कॉस थीटा। ए माइनस बी 0 के नीचे जाके खत्म हो गया, क्या बच गया, ए प्लस बी माइनस 2x कॉस थीटा बराबर 0। अब यहां से हमारा a प्लस बी बराबर 2x कॉस थीटा पता चल रहा है, चल रहा है, बस हल हो गया। इसलिए यहां से बताइए x का मान कितना आ जाएगा, x का मान, इसलिए x का मान हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 बटा कॉस थीटा। यही तो सूत्र था, बताइए, यही तो सूत्र था। x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 कॉस थीटा। यही तो सूत्र हमको सिद्ध करना था कि x का मान 1/2 a प्लस बी कॉस थीटा होता है। हो गया इसका खात्मा, कुछ नहीं किया। कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट हम लगाएं, ये वीडियो को आप फिर से देखिएगा, हम पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, ये सूत्र कहां से आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया इजी, ये सब हम मिटा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर 1-2 बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। अब तो हम सूत्र जान गए, अब तो इसका हम आसानी से हल कर देंगे। x का मान, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस 12 के आधा
बटा कॉस और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 12 और 10 22 में 2 से भाग देंगे 11 और कॉस 30 √3/2 22/√3। आशा है ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा दोबारा तो आप बना पाइएगा। बोलिए यस या नो, बना पाइएगा क्या? इसमें कोसाइन का बहुत अच्छा यूज हुआ है। साइन कोसाइन का इस वाले क्वेश्चन में साइन कोसाइन का बहुत अच्छा यूज किया। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आए इधर वाले जोड़ दीजिए, हाफ से भागा दे दीजिए, नीचे cos थीटा। कैसे हुआ ये हम सिद्ध भी कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलर पढ़ते रहे सभी जहर सीरीज का। हम मान के चल रहे हैं कि आप हमारा जहर सीरीज का सभी पार्ट देखे हुए हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहे हैं। टेंशन लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपका आने वाला है परीक्षा में। अब है इडियम फ्रेज 5 वो बिल्कुल ही नया नया। पहला इडियम, बी निप्ड इन द बड। पहला इडियम देखिए, बी लिख देते हैं अच्छा से, बी निप्ड इन द बड। क्या था? बी निप्ड इन द बड, जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन द वेरी बिगिनिंग। बात को समझिए, क्या कहता है? बी निप्ड इन द बड, बी निप्ड इन द बड, इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग। बी निप्ड इन द बड का मतलब हुआ समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। मतलब कि आप आज करिए महाभारत काल में कृष्ण भगवान को जन्म लेने से पहले ही कंस ने क्या सोचा कि कृष्ण को मार दे, तो वो क्या कर रहे थे? बी निप्ड इन द बड, माने समस्या पैदा ले इससे पहले ही किसी को समाप्त कर देना, उसी को कहते हैं टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, ए थिंग किसी वस्तु को बर्बाद करना, इन द वेरी बिगिनिंग। वेरी बिगिनिंग माने शुरुआत में ही किसी वस्तु को खत्म कर देना। इसको भी कहेगा बी निप्ड इन द बड, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसका मतलब हुआ बी निप्ड इन द बड। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है टू मेंटेन द प्रोग्रेस, टू मेंटेन द प्रोग्रेस। समझिए बात को, कहता कीप द बॉल रोलिंग। बॉल है, जो बॉल है उसको रोल करने दो, रोल करने मत दो मतलब उसको चलने दो। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन द प्रोग्रेस, यानी कि आप जो प्रगति कर रहे हैं उसको बनाए रखें। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन लग जाए चाहे जो लग जाए, आप इसको बनाए रखें, इसी को कहते हैं कीप द बॉल रोलिंग, जिसका मतलब होता है टू मेंटेन द प्रोग्रेस। अगला 3 नंबर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंस। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ध्यान समझिएगा, ये बहुत अच्छे इडियम है एसएससी का। ग्रे मैटर का मतलब होता है इंटेलिजेंस, जिसका दिमाग तेज हो, जो बहुत दिमाग वाला हो, उसी को कहते हैं ग्रे मैटर, इंटेलिजेंस। चौथा, ड्रॉपिंग नेम्स, ड्रॉपिंग नेम्स, इसका मतलब होता है टू मेंशन फेमस पीपुल, फेमस पीपुल यू नो। ध्यान से इसको समझिएगा, कहता है ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब हुआ जैसे कि किसी बड़े आदमी का नाम लेना। मान लिया आप किसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, और आप नाम ले लिए कि हमारा पापा नेता है, हमारा पापा वो है, माने किसी बड़े आदमी का नाम लेके उसको डरा धमका रहे हैं ताकि हमको छोड़ दे, तो उसी को कहते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। टू मेंशन, मेंशन करना, किसी का नाम बतलाना, फेमस पीपुल, किसी फेमस पीपुल का नाम बताना जिसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। अगला है गंग हो,
गंग हो। गंग हो का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। फिर से सुनिए, गंग हो, गंग हो का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी हो जाना, खुश हो जाना, उसी को कहते हैं हम लोग गंग हो। तो फिर से मिला लेते हैं। बी पहला है बी निप्ड इन द बड। बी निप्ड इन द बड का मतलब होता है समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना। ठीक है, कैसे याद रखे थे? कंस मामा से। कंस मामा सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान को शुरुआत में ही लिपटा दे, तो उसको कहते हैं बी निप्ड इन द बड। फिर एक कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोलिंग करने दो, बॉल को जाने दो, मतलब है टू मेंटेन द प्रोग्रेस। आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं डेली डेली, जो आप सीख रहे हैं उसको मेंटेन रखिए, सीखते चलिए, उसी को कहते हैं कीप द बॉल रोलिंग। उसका मतलब है ग्रे मैटर। क्या है? ग्रे मैटर, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, तेज तराज जो होता है उसको कहते हैं ग्रे मैटर। अगला ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है किसी बड़े बड़े महापुरुषों का नाम ले लेना। आप ऐसे किसी को कह रहे हैं, जैसे आपको पुलिस पकड़ लिया, आप कह दिए कि हमारा पापा नेता है, आप उसको चिनते हैं, तो ये हो गया ड्रॉपिंग नेम्स। अगला गंग हो। क्या है? गंग हो, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुशी, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, जिसको कहते हैं गंग हो। आशा है 5 का 5 बहुत अच्छे इडियम है, याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम यहां से इसको लिखेंगे ताकि पूरे आराम से मैक्सिमम मिनिमा को आप समझिए। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको जानना है। अब छोटा छोटा मैक्सिमा मिनिमा आना बंद हो गया है, इस तरह का मैक्सिमा मिनिमा आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल का, कोई अच्छे लेवल कुछ नहीं है। अगर आप जानते हैं तो इसको तुरंत आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत नानी बिल भी रिमेंबर होने वाला है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो साइलेंट हो जाइए, ध्यान से आप समझिए कि किस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट, आराम से सीखे। देखिए सब जगह स्क्वायर है, क्यों केहू भी नहीं है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मान लिया आपको एक्स स्क्वायर दे दिया और कहा बताइए इसका मैक्सिमम मान कितना होगा और मिनिमम मान कितना होगा। क्या है? एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान पूछ रहा है, आप एक्स के जगह पे कुछ भी धर दीजिए, जैसे 20 धर दी तो 400 हो जाएगा। जितना आप धरते जाइएगा मान भी स्क्वायर होकर बढ़ जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका अनंत होगा। लेकिन रह गया मिनिमम वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। एक बात बताइए, आप यहां कोई भी मान धरिएगा, मान लिया माइनस में कोई धर दिया, मान लिया -4 धर दिया, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और कोई अगर +4 धर दिया तो भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब बताइए क्या 16 से छोटा इसका मान रख सकते हैं? तो कहिएगा जी सर -1 धर के देखिए, -1 अगर धर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 धरेंगे तो स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा। जब भी आपको स्क्वायर मिले तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो -4 भी अगर यहां धरेंगे तो 16 हो जा रहा है, +4 धरेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी माइनस से इस पर फर्क नहीं पड़ता। हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, कम से कम वैल्यू चाहिए, तो कम से कम वैल्यू इसका 0 हो सकता है।
तो जब भी आपको स्क्वायर है, जैसे कोई पूछ दे कि x माइनस 5 के होल स्क्वायर है, बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। किसी भी अगर सिंगल स्क्वायर है, मन में बैठा लीजिए, अगर सिंगल स्क्वायर है, सिंगल स्क्वायर कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए वाला क्वेश्चन में y एक ही जगह है, जबकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसमें ये वाला रूल काम नहीं करेगा, ये वाला रूल काम करेगा सिंगल स्क्वायर में। जब भी आपको सिंगल स्क्वायर मिले तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक बार एसएससी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर दे दिया, 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर एसएससी दे दिया, और कहा इसका मिनिमम वैल्यू इसको ज्ञात करने के लिए हमको a अनुपात b बताओ कितना होगा। 3a माइनस 4b के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए a अनुपात b कितना होगा, तो बहुत आसान था। देखिए स्क्वायर है, सिंगल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू इसका कब होगा, जब इसका मान 0 हो जाए, यानी 3a माइनस 4b का मान 0 हो जाए, तो 3a बराबर 4b, तो a अनुपात b, तो a का मान उधर 4 अनुपात 3। बहुत ही आसान हिसाब था, हम कुछ नहीं बोले, हम इतना बताएं कि जब भी सिंगल स्क्वायर मिले आपको, तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था। अब सीखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मान लिया कोई द्विघात समीकरण आपके पास है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमको इसका क्या निकालना है, मिनिमम या मैक्सिमम मान। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएशन आप लोग सीखे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x से सापेक्ष इसको अवकलन कर दीजिए। तो ax स्क्वायर का अवकलन होगा 2ax, bx का अवकलन होगा b, 80 अचर पद का अवकलन 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, तो 2ax बराबर माइनस b, तो यहां से x का मान हो जाएगा माइनस b बाई 2a, x का मान माइनस b बाई 2a। अब बताइए इसका पॉइंट निकल गया, कैसा पॉइंट है, देखिए x स्क्वायर के पहले क्या है, पॉजिटिव a है, x स्क्वायर के पहले a का मान क्या है, पॉजिटिव में, तो मिनिमम पॉइंट आ गया, मिनिमम पॉइंट आया, मिनिमम वैल्यू नहीं आया। अब इसको वहां धर देंगे तब जाके होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, धर देते हैं a, x स्क्वायर का मान यहां धर देते तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b, x का मान धर देंगे माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a, अब प्लस c। तो जब आप इसको हल करिएगा तो हल करके आ जाएगा ये माइनस b स्क्वायर बाई 4a प्लस c। यानी क्या होता है, यानी अब ध्यान से प्यार से समझिएगा, यानी आपको कुछ नहीं याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो c को तो आप भूल ही जाइए, इसका मैक्सिमम मान निकलेगा कि मिनिमम मान निकलेगा। तो आप कहिएगा सर x स्क्वायर के पहले a है पॉजिटिव में, तो मिनिमम मान निकलेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाई 4a, और c को तो हम लिख देंगे प्लस c। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे माइनस ax स्क्वायर प्लस bx, तो यहां पे देखिए x स्क्वायर से पहले माइनस a लगा हुआ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, कितना हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर बाई 4a। तो आपको ये बात याद रखना है, माइनस b स्क्वायर बाई 4a। किसी भी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस b स्क्वायर बाई 4a, माइनस b स्क्वायर बाई 4a आपको याद रखना है। और माइनस b स्क्वायर बाई 4a कहां से आया, अवकलन से आया। बस अब इस हिसाब का हो गया खात्मा। तो हम अभी मैक्सिमा मिनिमा में आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाएं। पहला क्या सिखाएं कि अगर कोई सिंगल स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो दो जगह है, इसको खोलिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, इसको खोल दिए, प्लस इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0। ओ y एक ही जगह है ना,
और y तो उधर है ना एक ही जगह, इसका स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता। अब उसको जरा खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 0 को छोड़िए, 2 से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर 4 दूना 8, 4 दूना 8x, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 8x में गया 6x माइनस प्लस 2x और 9 और 8 17। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया ये, द्विघात समीकरण। अब बता सकते हैं कोई इसका मिनिमम वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम, तो आप कहेगा एक्स स्क्वायर से पहले पॉजिटिव लगा हुआ है, इसलिए इसका क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, बी है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 4a, 4a की जगह पे 3, अब प्लस लिख दीजिए 17। तो कितना होगा, 4 से 4 खत्म, माइनस 1 बाई 3 प्लस 17, 17 51 में 1 गया 50 बाई 3, 50 बाई 3 का मतलब 16 48, 16.66, 16.66 इसका आंसर है। तो आज हम कुछ नहीं सिखाएं, आज हम इतना सिखाए हैं कि किसी भी अगर सिंगल स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। फिर हमने सिखाया कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होता है। वो कहां से आया, तो डिफरेंशिएशन से आया। बस इतना बात अगर आपको याद रहेगा तो काम आपका हो जाएगा। मान लिया आपसे कोई पूछे 3x माइनस 5y का बताइए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। और आपसे पूछ दे कि x अनुपात y निकालो, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 3x माइनस 5y बराबर 0, तो 3x बराबर 5y, तो x अनुपात y 5 अनुपात 3। बोलिए समझ पाए या नहीं। फिर से अगर एक्स स्क्वायर से पहले माइनस लगा हुआ तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, और अगर पॉजिटिव है मतलब कहने के एक्स स्क्वायर से पहले आपको पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा। बस इतना ही खेला है। तो इतना कॉन्सेप्ट सिखाएं, उसके बाद ऐसा हिसाब हम फिर लाएंगे कल। बन जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। मैगी कैसा कैसा नाम रहता है। मैगी टुक ए हॉट बाथ because she was working in the garden all afternoon. पहला इज, दूसरा हैज, तीसरा हैज बीन, चौथा हैड बीन, पांचवा नो इम्प्रूवमेंट। बताइएगा इसका आंसर। मैगी टूक ए हॉट बाथ because she was working in the garden all afternoon. बताइए इसका आंसर। Maggie took a hot bath because she was working in the garden all afternoon.
देखिए कैसे बनाएंगे। पहला नंबर तो यहाँ पे V2 यूज किया है, ये तरफ पास्ट है, तो एक बात पक्का है कि यहाँ पे बिकॉज है कंजक्शन। बिकॉज कैसा कंजक्शन है, कारण बताने वाला, तो कंजक्शन है, इधर पे इधर पास्ट यूज किया, तो पक्का उधर भी पास्ट ही होगा। तो पहला ऑप्शन इज काटा जाए, दूसरा ऑप्शन हैज काटा जाए, तीसरा ऑप्शन हैज बीन काटा जाए। सी होगा इसका आंसर। ए बी सी हैज बीन गलत है, इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखना है कि इसका आंसर या तो नो इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि यहां पे वाज लगा हुआ, या तो हैड बीन होगा। अब हमको देखना होगा कि टेंस है कि टाइम एंड टेंस है। सी वाज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टर नून, हैड वाला, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर हैड वाला ही होगा। हाँ, यहां पे क्या लगा हुआ, ऑल आफ्टर नून, ऑल आफ्टर नून, तो देखिए ऑल डे, ऑल आफ्टर नून, ऑल आफ्टर नून, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट। अगर ऐसा कोई शब्द लगा हुआ है किसी भी टेंस के अंत में, ऑल डे, ऑल द डे नहीं, ऑल डे, ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, अगर ऐसा कुछ भी लगा हुआ तो वो लेता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे लगा हुआ ऑल आफ्टरनून, पूरी रात भर, पूरा दोपहर तक उस क्या किया है, वर्क किया है, कहां, गार्डन में, इसलिए यहां पे वाज नहीं लगेगा, यहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और यहां पे वाज का प्रयोग, इसमें एक ही ऑप्शन है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन। अगर इधर प्रेजेंट होता तो उधर हो जाता हैज बीन, लेकिन इधर पे पास्ट होने के कारण उधर भी हम लोग पास्ट यूज करेंगे, हैड बीन। बोले क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से याद रखिए, किसी भी वाक्य में ऑल डे, ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग, ऑल नाइट, द नहीं होना चाहिए, यहां पे द नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ऑल द नाइट नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा टेंस लेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस लेगा। किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट का भी, जैसे सी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पे ऑल डे लगा हुआ, ऑल द डे नहीं, एकदम बात को ध्यान में रखना, ऑल द डे नहीं लगानी है, ऑल डे अगर रहे तो कौन सा टेंस ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैथ थोड़ा सा आज लेवल का है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन था मेंसुरेशन, या इसको ज्योमेट्री कह लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था इंग्लिश इडियम फ्रेज, 4 नंबर। आज का आधा आधी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, आज का आधा आधी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है परीक्षा में, आपको ए वाला प्रश्न आना चाहिए, बहुत रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अच्छा से इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यदि 10 अंक की संख्या, 10 अंक की संख्या है 5, 4, 3, 2, y, 1, 7, 4, 9, x, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 4y का मान ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। यदि 10 अंक की संख्या 5, 4, 3, 2, y, 1, 7, 4, 9, x संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 4y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन 14, 15, 10, 9।
बताइए बनेगा? एक 10 अंक की संख्या है 5432y1749x 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो कहता है 5x माइनस 4y का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। क्या होगा? चलिए देखिए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ऐसा प्रश्न को बनाते कैसे हैं। तो इसमें आपको विभाज्यता का रूल आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपके पास विभाज्यता का रूल हो। सबसे पहले 72 को पकड़िए, 72 को पकड़िए, इसको ऐसा से तोड़ना है 14। अच्छा देखते हैं 14 आएगा कि नहीं। सबसे पहले 72 को इस तरह से तोड़िए कि इसके बीच में कोई कॉमन नहीं मिले। जैसे 72 को अगर हम 36 दूना 72 तोड़ दिए तो 36 में भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा से तोड़ना है कि दोनों का मस 1 आया, यानी दोनों को कोई नहीं काटे। अच्छा 72 को और कैसे, 18 चौक 72, तो ये भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि 18 में भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसको तोड़ना पड़ेगा 9 8 72। किसको? 72 को कैसे तोड़ना होगा? 9 और 9 गुने 8। देखिए 9 और 8 में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो आप कॉमन ले पाइएगा। अब 9 का विभाज्यता का रूल और 8 का विभाज्यता का रूल याद होनी चाहिए। 9 का विभाज्यता क्या कहता? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटे। कोई भी संख्या का अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। 8 से क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कटे। यही है विभाज्यता का रूल। देखिए आपको विभाज्यता का रूल याद होनी चाहिए। 9 का विभाज्यता का रूल क्या? अंकों का योग 9 से कटे। जैसे कि मान लिया 1 2 3 4 5 6 दे दिया, कहेगा बताइए 9 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ लीजिए। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। 21 9 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अच्छा ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं, तो अंतिम से 3 अंक ले लीजिए, 3 अंक ले लिए। अब 8 से भागा दीजिए, क्या कट रहा है? 456 8 से, तो 8 25 40 8 7 56 जी, तो ये 8 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का क्या रूल है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 से कटने का क्या रूल है? अंतिम 3 अंक 8 से अगर कट गया तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। आशा है कि आप ये सब रूल आप पढ़ चुके होंगे, कौन 8 से कटेगा कौन 9 से कटेगा संख्या पद्धति में। तो बस इस क्वेश्चन की हो गई खात्मा। 9 से और 8 से का रूल आपको आना चाहिए। अब देखिए 5 4 3 2 बाई 1 7 4 9 x, इसको 72 से कट रहा है। 72 का मतलब है 9 गुना 8, 9 गुना 8। तो सबसे पहले 8 वाला देखिए, 8 क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगा। अंतिम 3 अंक कितना? 4 9x। अब 8 से लगाइए तो क्या कितना लग जाएगा? यहाँ पे लगा 8 6 48, यहाँ पे शेष में बच जाएगा 1, 49 है ना, तो 8 6 48 रह जाएगा, शेष में बचेगा 1। अब x के जगह पे क्या ले कि 8 से कट जाए? क्या 2 लेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 12 तो नहीं कटेगा 8 से, 3 तो कटवे नहीं करेगा, 4 14 भी नहीं। अच्छा 5 लेते हैं यहाँ पे तो भी नहीं कटेगा क्योंकि 15 हो जाएगा। 6 लेंगे तो 16 हो जाएगा। जी x का मान 6 में चलेगा। x का मान अगर हम 6 ले लेंगे तो 3 अंक 8 से कट जाएगा, तो x का मान कितना? 6। और भी कुछ ले सकते हैं कि नहीं x के जगह पे, तो 7 8 9 नहीं ले सकते। अब कुछ x का मान 6, अगर हम x का मान यहाँ पे 6 धर दें तो ये आसानी से 9 से कट जाएगा। अब सॉरी 8 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। अब रह गया 9। 9 से कटने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सब अंकों को जोड़ देते हैं। तो पहले क्या करते हैं? 9 से काटना है ना, तो पहले 5 और 4 9 काट दीजिए इसको। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 यहां से कट गया 9, ये 9 कट गया।
क्या बच गया, 6 बच गया, यहां से 6 और 7, 7 और 6 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 6 14। बताओ y की जगह पे कितना रख दें कि 9 से कट जाएगा, तो 14 तो उधर ही हो गया, 4 रख देते हैं y के जगह पे, तो 14 और 4 18, तो 18 9 से कट जाएगा। अब हो गया काम, यानी कि x का मान 6 और y का मान 4। अब किसका मान निकाला, 5x माइनस 4y का, 5x माइनस 4y, 5x का मान 6 और 4 और y का मान 4, तो 6 बचे 30 और 4 चौक 16, 30 में गया 16, 14 इसका आंसर होगा। राइट आंसर था आपका। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए नेक्स्ट टाइम से तो आपको विभाज्यता का रूल याद होनी चाहिए। विभाज्यता का रूल कोई कड़ा नहीं है, 2 से 3 से 4 से 5 से कम आपको 9 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको विभाज्यता का रूल याद होनी चाहिए जो 8th क्लास में पढ़ना था। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। ये था संख्या पद्धति का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसका राइट आंसर दे दिए हैं। चलिए आधा मंजिल पार हो गए, क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 की बारी है। इसके बाद अंत में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। चलिए एरर बताइएगा। इंग्लिश आज बहुत ही हल्का रखें, मैथ का लेवल थोड़ा सा है। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम since he left India for good. No error. चार ही पार्ट में काटा गया है। इसका मतलब है कि एसएससी में आया हुआ है। कहता है नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। यहां पे याद रखिएगा फॉर गुड जिसका मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। फॉर गुड माने होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। बताइए इसका आंसर ए। अच्छा देखते हैं। सबसे पहले सिंस के बारे में आपको जानना चाहिए। यहां पे देखिए सिंस जो है कंजक्शन बन के आया है। सिंस यहां पे क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि एक वाक ए तरफ है एक वाक ओ तरफ है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पे कंजक्शन हुआ, इसका अर्थ हुआ जब से। सिंस का अर्थ क्या हुआ, जब से। अगर सिंस कंजक्शन बन जाए, एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अगर सिंस कंजक्शन बन जाए तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर फिक्स है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी तरह सिंस का भी स्ट्रक्चर फिक्स है। तो सिंस का स्ट्रक्चर होता है इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2, सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, और सिंस के पहले रहेगा हैज हैव प्लस V3। इस स्ट्रक्चर को आप उलट सकते हैं, उसको पहले लिख दीजिए सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, फिर कॉमा देके इसको लिख सकते हैं हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। बात आई समझ में या नहीं आई। सिंस अंग्रेजी में भी मैथ के तरह कुछ स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, जैसे कि यहां पे सिंस वाले, तो यहां पे सिंस लग गया, तो सिंस के बाद क्या होना चाहिए, सिंस के बाद होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2। क्या है, तो कहिएगा जी सर है सी लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस V2
है। सिंस के पहले क्या होना चाहिए, हैज है प्लस V3, लेकिन क्या दिया, नो वन हियर्ड दे दिया, ये गड़बड़ हो गया, यहां भी V2 लगा दिया, इसलिए यहीं पे गड़बड़ है। क्या होगा, नो वन हैज हियर्ड। एक चीज और देखिएगा, यहां पे लगा हुआ है एनीथिंग, एनी का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है। क्या ये वाक्य निगेटिव है, तो जी नो वन, ये निगेटिव होने के कारण एनीथिंग बिल्कुल सही है। अब फॉर गुड का मतलब क्या हुआ, फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है सेंस का, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह और भी स्ट्रक्चर होते हैं, हम लिख दिए हैं, और भी जहर सीरीज का और भी पार्ट में हम ढेर सारे स्ट्रक्चर लिखे हैं। जैसे बिफोर का, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, तब बिफोर का स्ट्रक्चर था कि बिफोर के बाद रहेगा V2 और बिफोर के पहले रहेगा हैड प्लस V3। अब बिफोर कैसा कंजक्शन है, टाइम बताने वाला कंजक्शन है, इसलिए बिफोर के बाद कभी मोडाल का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह सेंस, सेंस भी टाइम बताने वाला कंजक्शन है, तो सेंस के बाद ही मोडाल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आता है आफ्टर, आफ्टर का क्या स्ट्रक्चर है, आफ्टर के बाद आता है हैड प्लस V3, हेड प्लस V3, आफ्टर के पहले आता है V2। एक चीज ध्यान रखना, आफ्टर, आफ्टर भी टाइम बताने वाला कंजक्शन है, इसलिए आफ्टर के बाद ही मोडाल का प्रयोग नहीं होता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। मोडाल का दुश्मन कौन कौन है, टाइम बताने वाला कंजक्शन और शर्त बताने वाला कंजक्शन मोडाल का दुश्मन है। तो ए एरर 6 नंबर, आशा है आप समझ पाए होंगे। सेंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ SSC। सेंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 और सेंस के पहले है प्लस V3। सेंस क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। और सेंस का क्या अर्थ हिंदी क्या होता है, जब से। आप लोग वो ट्रांसलेशन कल बना के लाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जब से मैं तुम्हें देखा हूं सोया नहीं हूं। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, आप कल आइएगा बना के, सिंस लगा के ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आज में क्या है, इंग्लिश है आसान आसान, मैथ थोड़ा सा लेवल का लाए हैं, टेंशन नहीं लीजिए, जैसा एग्जाम में आ रहा है हम वैसा ही पैटर्न लाए। क्वेश्चन नंबर 7 याद करिए, जहर क्लास 12, जहर क्लास 12 में हम क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे। आज क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे यूज करेंगे लाभ हानि में, वो सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, एसएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। तो बताइए वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। ये वाले प्रश्न हमारा व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने हमसे पूछे थे कि ये वाले प्रश्न को बताए, हम इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे।
जहर क्लास 12 में हम क्रॉस मेथड सिखाए हैं, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बना पाइएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है। तो बताइए वस्तु का वास्तविक सीपी क्या है। देखिए याद करिए, हम जब रेशियो पढ़ाए रहे थे क्लास 12 या क्लास 10 में है, जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे तो हम आपसे क्या बोले थे, हम बोले थे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। जैसे दूध और पानी का अनुपात है और सिर्फ हम दूध मिला रहे हैं तो पानी को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। उसी तरह दूध और पानी का अनुपात में अगर हम पानी मिला दिए तो दूध को इक्वल कर देंगे, वो बैलेंसिंग द रेशियो है, क्योंकि छेड़खानी एक ही के साथ हुआ है। लेकिन जब छेड़खानी दोनों के साथ हो जाए, मतलब कि पानी भी मिला दे और दूध भी मिला दे, तो हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मेथड का। यहां भी वही हुआ है। देखिए सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपया कम कर दिया गया है। अगर 1 रुपये कम करता तो हम क्या करते, बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन दोनों को कम कर दिया गया, सीपी को भी कम कर दिया गया, एसपी को भी। तो यहां पे लगेगा क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड, हम जहर क्लास 12 में यही पढ़ाएं कि क्रॉस मेथड तब लगेगा जब छेड़खानी दोनों के साथ हो। यहां पे छेड़खानी सीपी के साथ भी हुआ, एसपी के साथ हुआ। तो हम बनाते पहले 20% लाभ हुआ। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो सीपी अनुपात एसपी, तो 5:6। क्लियर है यहां तक। सीपी अनुपात एसपी 5:6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो, दोनों को जब 100 रुपया कम कर दे, उसको बाद में देख लेंगे, तो लाभ 4% बढ़ जाता है। पहले था 20%, अब 4% बढ़ गया तो लाभ हो गया 24%। 24% का मतलब 24/6, 4 छक 24, 25। तो 25 रुपया का था, 25 रुपया सीपी था, 6 रुपया बढ़ गया। अब सीपी और एसपी का अनुपात हो गया 25:31। नया वाला सीपी और एसपी नया वाला कितना हो गया, 25 से 31। अब देखिए 25 से 31 कब हुआ, जब दोनों के 100 रुपया कम कर दिया गया। इसको भी 100 रुपया कम, इसको भी 100 रुपया कम। देखिए दोनों को कम किया है, दोनों को कम किया, यानी ई भी माइनस सी भी माइनस, दोनों माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। एगो कम करे एगो बढ़ाए तो गड़बड़ है। यहां पे दोनों कम किया चाहे दोनों बढ़ाए। अब हम लोग क्या सिखाए थे, इसको इधर गुना करिए, 31/5, तो 31 है, 31/5 कितना होता है, 1/5 155, 31/5 155। इसको इधर गुना करिए, 25 छक्का 150, तो 155 में 150 गया, कितना बच गया, 5 यूनिट। इधर गुना कर दिए, 31/5 155 और 25 छक्का 150, दोनों के अंतर। यहां पे हमेशा अंतर ही लेना है, क्योंकि अनुपात कभी भी निगेटिव नहीं होता, अनुपात हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसमें सब पॉजिटिव ही है, इसलिए 31/5 155 और 25 छक्का 150, तो 5 यूनिट। अब नीचे ध्यान से देखिएगा, ई भी घटा, ई भी कम किया है, ई भी कम किया है, तो टेंशन नहीं है। अगर एक को घटाता है एक को जुड़ता तो गड़बड़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको इधर गुना करना है, इसको इधर गुना करना है। तो 25 × 100 2500 और 31 × 100 3100, तो 2500 में गया 3100, कितना बचा 600। 2500 में गया 3100, कितना बचा 600। हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों कम किया था। दोनों कम करे या दोनों बढ़ा दे तो आप घटा दीजिएगा, लेकिन एक कम करे और एक बढ़ा दे तो आपको जोड़ देना है। अगर एक कम करता है एक बढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, 2500 3100 जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों को कम किया है, इसलिए 2500 में गया 3100, कितना 600 रुपया, क्योंकि दोनों रुपया में था इसलिए रुपया। अब हमको क्या निकालना है, हमको सीपी निकालना। अब बताइए पहले वाला सीपी वास्तविक सीपी, ध्यान देंगे, बाद वाला सीपी नहीं, वास्तविक सीपी। वास्तविक माने जो पहले था, पहले कितना था 5 का मान निकालना। कितना अच्छी बात है, 5 यूनिट का मान 600। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 600। क्रॉस प्रोडक्ट का बेहतरीन यूज हो गया किसमें, लाभ हानि में। आप सोच रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट खाली किस में लगेगा, मिक्सर में लगेगा, ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लाभ हानि में भी लगा सकते हैं, क्योंकि लाभ हानि कुछ नहीं, रेशियो ही है। आशा है समझ पाए हुए क्रॉस मेथड हम कैसे लगाए हैं लाभ हानि वाले क्वेश्चन में।
600 इसका आंसर आया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ऊपर वाला रेशियो तो घटेगा ही, लेकिन ए वाला रेशियो कभी कभी जुट भी सकता है अगर एक जोड़े और एक घटाए तो। आशा है समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप क्रॉस मेथड जो हम क्लास 12 में पढ़ाए हैं उसको जरूर देखें। पूरा जहर सीरीज का आप अगर एक से पालन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो लाभ हानि में देख लिए क्रॉस मेथड का कैसे यूज करते हैं। अब आपके सामने PQRS का एक क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बाद ब्लड रिलेशन, कहानी खत्म। 4 दिन के बाद क्लास होने के कारण बहुत लोग आज लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जुड़ जाइएगा। आज बहुत हल्का है, इंग्लिश हम बहुत हल्का लिए हैं, मैंने इजी लिए हैं, अब मैथ तो कहने नहीं था। बेस्टोड विथ इनडिफरेंस, बेस्टोड विथ इनडिफरेंस बी में बोलता है, विथ, ऐसा विथ नहीं पढ़ा जाता, विद पढ़ा जाता है। विथ काइंड वर्ड्स इज मच मोर, सी में बोलता है ए स्मॉल, इंग्लिश में आज कोई जान नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। अ स्मॉल गिफ्ट accompanied D acceptable then a large gift, large gift, DABC, दूसरा CBDA, तीसरा ADCB, चौथा BCAD। आज लाइव क्लास में ललिता साथ दी है शुरू से अंत तक, शुरू से जुड़ी हुई है, धन्यवाद। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आज आप क्वेश्चन का आंसर भी दिए हैं, अंग्रेजी का तो आप करीब करीब 4 में सही, 3 वो आपका सही था इंग्लिश में, आशा ये भी सही करिए। ललिता कुमारी, DABC CBDA ADCB। अगर आप रेगुलर जुड़े रहते हैं इस क्लास से तो आशा है जब 50 क्लास हो जाएगा तो आप देखिएगा कि कितना मजा आने वाला है। फिर आपको कंपटीशन है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों का खात्मा। कोई आंसर बताइएगा। बेस्टोड विथ इनडिफरेंस विथ काइंड वर्ड्स इन मच मोर ए स्मॉल गिफ्ट ए कंपनीड एक्सेप्टेबल देन ए लार्ज गिफ्ट। चलिए देखिए कैसे बनाना है। यहां पे एक शब्द नजर पड़ रहा है मोर, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या नजर पड़ रहा है मोर, और यहां पे नजर पड़ रहा है दैन। यहां पे मोर और यहां पे दैन। आपको भी पता है कि मोर के बाद दैन आता है, मोर के बाद क्या आता है, दैन। तो इसका मतलब हुआ कि बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी आएगा। क्या यहां पे बी के बाद डी है? नहीं है। क्या ए ऑप्शन में बी के बाद डी है? जी है। क्या ए ऑप्शन में बी के बाद डी है? नहीं है। क्या ए ऑप्शन में बी के बाद डी है? नहीं है। बस खत्म हो गया इसका कहानी। यहां पे मोर था, मोर देन पढ़े ना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता। आपको पॉजिटिव डिग्री का बॉडीगार्ड है एज, सुपरलेटिव डिग्री का बॉडीगार्ड है मनीष चौहान, राम। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का क्या है बॉडीगार्ड? देन।
पॉजिटिव डिग्री का बॉडीगार्ड कौन है? एज एज। और सुपरलेटिव डिग्री का बॉडीगार्ड द है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मोर लगा हुआ था, यहाँ पे क्या है? मोर। और ये डी वाले ऑप्शन में दैन है, तो हम समझ गए बी के बाद डी आएगा। तो बी के बाद डी एक ही ऑप्शन में है, ये था। एक चीज और बताते, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गिफ्ट है, यहाँ पे क्या है? सी वाले पार्ट में गिफ्ट है, और आप देखिए डी वाले पार्ट में भी गिफ्ट है। सी और डी वाले पार्ट में गिफ्ट गिफ्ट है। एक बात और, कि क्या किसी भी वाक्य का शुरुआत बेस्टोड से हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य का शुरुआत विथ से हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी वाक्य का शुरुआत एक्सेप्टेबल से हो सकता है? नहीं। किसी भी वाक्य का शुरुआत नाउन से होता है या प्रोनाउन से? वाक्य का शुरुआत सी से होगा। इसमें लिखा हुआ ए स्मॉल गिफ्ट, ए स्मॉल गिफ्ट। तो सी से शुरू होने वाले भी एक ही वो था। एक बात और बताते, एक चीज और, एक कंपेनिड जो है, एक कंपेनिड विथ लेता है, यानी कि सी के बाद बी, सी के बाद बी आएगा। क्या सी के बाद बी यहां पे बहुत सारे हैं। मनीष चौहान नमस्ते नमस्ते। आज का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 है। इसके बाद एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आज ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा से हम पढ़ाने वाले। आप शुरू अब रहिए 2 क्वेश्चन तक आप लोग, ठीक है। देखिए पीक्यू पारा जंबल का जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो बहुत आसान आते हैं। बस आपको क्या करना है, पारा जंबल का क्वेश्चन आप जब भी बनाइए तो आप क्या करिए, जोड़ा मिलाइए। जब भी पारा जंबल का क्वेश्चन आप बनाए तो आप जोड़ा मिलाइए। ये नहीं कि हिंदी करना शुरू कर दी, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए हम जो मेथड बता रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर बहुत ही हल्का मैथ ले आए हैं हम, कोई बात नहीं है। कुछ हल्का भी होनी चाहिए, कुछ कड़ा भी होनी चाहिए। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। 2 पाइप, ये सब बना लेंगे इस प्रश्न को, आपको पता है। क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। मैथ में सबसे हल्का सवाल हम यही वाला लेके आए आज के सीरीज में। 2 पाइप क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टैंक, आज का सबसे हल्का प्रश्न, तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा? कितने समय में भर जाएगा? आज का सबसे हलवा प्रश्न, इसको देखते हैं कौन बना पाते हैं। बनाइए। और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, 2 पाइप क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि तीसरा इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि 8 दिन हम जो भी क्वेश्चन कराएं उसका रिवीजन हो रविवार को? बनाइए क्या? देखिए नल और टंकी जो वाला जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। खाली ध्यान रखना है, बी ललिता कुमारी बी बोल रही है,
खाली इतना ध्यान रखना है, ललिता कुमारी लगता है 10 में 5 क्वेश्चन का उत्तर दी है। बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन आपका मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, इंग्लिश सब अच्छा हो जाएगा। चलिए चलते, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का कितने तरीके हम बार बार बताते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालता है? पावर गुने डेज, पावर गुने डेज। लेकिन यहां पे किसी का पावर नहीं दिया हुआ है, नहीं डेज दिया हुआ है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा है एलसीएम मेथड से। जी यहां एलसीएम ही काम करेगा। 15 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो बड़ा वाला उसको पकड़ लेंगे, 30 को पकड़ लिए। क्या 30 को 15 काट रहा है? जी काट रहा है। लेकिन 20 काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो 30 को और पढ़ेंगे, 30 दूना 60, 60 को 15 भी काट रहा है, 20 भी काट रहा है, वाह। तो यही हो गया 60। मान लिया जो टंकी है उसकी क्षमता 60 लीटर है। जो टंकी है ना यहाँ पे लगा हुआ, कहाँ गया टैंक? जो टैंक है उसमें मान लेते 60 लीटर पानी है। अच्छा, एक पाइप है, 2 पाइप है, 3 पाइप है, 3 पाइप है। 15 घंटे में भर सकता है, तो 15 घंटे में भर सकता है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगी? +4। भर रहा है इसलिए प्लस ले रहे हैं। 20 घंटे में वो भर सकता है, तो 20 से भागे देंगे 60 में, 20 तिया 60। इसका क्षमता आ गया। जो सेकेंड पाइप है उसकी क्षमता +3। अब जो खाली करने वाला है तीसरा, इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। 30 से जब हम 60 में भागा देंगे, 30 दूना 60, -2। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तो बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा? अच्छी बात है, तीनों को एक ही बार खोल दीजिए। तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, तो 4 और 3 7, आई 2 खाली कर देगा। बाप रे, 7 भरेगा, 2 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में 5 भरेगा इन लोग। 1 घंटा में अगर तीनों पाइप को हम खोल दें तो 1 घंटा में 5 भर पाएगा। 4 और 3 7, 1 घंटा में इन लोग 7 भरेगा, 2 खाली कर देगा। तो 1 घंटा में लोग 5 भरेगा, लेकिन भरना कितना है? 60। तो दोनों इसको 60 बनाना कैसे बनेगा? 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 इकाई 12 घंटा, अब 12 से इधर भी गुना करें, 12 पचे 60 लीटर। तो 60 लीटर कितना देर में भर जाएगा? 12 घंटा में। ये रहा है आपका उत्तर। बोलिए, 1 घंटा में इन लोग 5 भर सकता है, हमको भराना है 60, तो दोनों तरफ हम 12 से गुना कर दिए, तो 12 घंटा में 60 लीटर पानी भर जाएगा। हो गया इस प्रश्न का खात्मा। आज आपका वीडियो 1 घंटा 12 मिनट यानी 20 मिनट जाते जाते समाप्त हो जाएगा। आज का आप लोग सब शुरू से जरूर देखिएगा, जो लेट जुड़े थे, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि हम शुरू में मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराएं, एक से बढ़ के एक। और ये रहा ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम क्वेश्चन 10 में बस। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं। बहने समझते हैं? बहन। ये क्वेश्चन CHA सेल का आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम लाए हैं। ए और बी बहने हैं, डी की माता, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। ये जो है ना बहुत खतरनाक है, जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? मसेरी बहन, भांजी,
मौसी, साली। आज का अंतिम क्वेश्चन, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी का एक पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से क्या संबंध है, बताइए। CHSL का प्रश्न आजकल, अच्छा बोर्ड चमक तो नहीं रहा है बोर्ड जला देने से, उसको हम घर कर देते उसको। चलिए छोड़िए छोड़िए, ध्यान से आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। ब्लड रिलेशन कुछ नहीं, कल थोड़ा सा और हाई क्वेश्चन लाएंगे हम ब्लड रिलेशन का, आज थोड़ा सा हम हल्का लाए। देखिए क्या करना है, अगर मेल है तो उसके माथा पे आपको लगाना है पॉजिटिव का साइन, साइन पर ध्यान दीजिएगा। अगर मेल है तो पॉजिटिव, और अगर फीमेल है तो उसमें आपको लगाना है नेगेटिव। पहले साइन का ध्यान रखें, अगर मेल है तो पॉजिटिव, फीमेल है तो सी बोल रही है ललिता कुमारी, देखते हैं। फीमेल है तो आपको लगाना है माइनस, कोई दिक्कत? मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। उसके बाद क्या है ना, आपको सजाना है। जैसे देखिए हम 1 2 पीढ़ी दर पीढ़ी सजाना, आप पीढ़ी समझिए। जैसे कि ये हमारा इलाका है, मान लीजिए हम हैं, मैं यहाँ है, मैं कहाँ है यहाँ, तो आपका पापा कहाँ रहेंगे? आपका पापा आपसे ऊपर रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे आपका पापा, पापा यहाँ पे रहेंगे, पापा मम्मी भी यहीं पे रहेगी। आपके साथ कौन कौन होती है? आपकी बहन आपके साथ रहेगी, आपकी बहन आपकी पत्नी भी आपके साथ रहेगी, लेकिन आपके ऊपर पापा है तो यहाँ रहेंगे। अच्छा पापा, आपका दादा कहाँ रहेंगे? दादा यहाँ रहेंगे। मतलब ऐसे समझिए, मैं यहाँ रहेंगे ई वाला घर में, तो मेरे ऊपर हमारा पापा रहेंगे, पापा के ऊपर हमारा दादा रहेंगे। अगर हमारा बेटा आया तो बेटा चला जाएगा नीचे, अगर हमारा पोता आया तो पोता चला जाएगा यहाँ। तो ये हमको बनाना है, मतलब जिस घर में हम रहेंगे हमसे ऊपर पापा रहेंगे, पापा के ऊपर दादा रहेंगे। तो बस आपको ऐसा ही कुछ बनाना है। प्लस में मेल रहेगा तो पॉजिटिव साइन देना, फीमेल रहेगा तो नेगेटिव साइन। आइए देखते हैं, ए और बी बहनें हैं तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा? तो कहिएगा सर कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि पापा ऊपर रहते हैं, पापा के ऊपर क्यों रहते हैं? दादा। ये दोनों एक ही पीढ़ी का आदमी है, भाई और बहन एक ही पीढ़ी में आते हैं। तो ए और बी बहनें हैं, ए और बी दोनों क्या है? बहनें हैं। इसका मतलब ए भी माइनस ए भी माइनस, और दोनों में कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, सब दोनों एक साथ रहेगा। एक चीज और ध्यान देना, अगर पति पत्नी रहे, अगर पति और पत्नी रहे तो दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दीजिएगा। दोनों के बीच में क्या दे दीजिएगा? एक बॉन्ड दे दीजिएगा, बॉन्ड। अब ए बोल रहे हैं तो क्या बोला? ए और बी बहनें, इसीलिए दोनों एक ही साथ रहेगा, कोई ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, दोनों सेम टू सेम। डी की माता ए है, देखिए डी की माता ए है, डी की माता ए है तो डी कहां रहेगा? नीचे रहेगा। डी के माता ए है तो ए जो है वो डी की क्या है? माता है, यानी डी रहेगा नीचे, इसके ऊपर रहेगा ए, क्योंकि ए माता है तो माता हमसे ऊपर आते हैं। तो डी, अब बताइए, अब ध्यान से रिलेशन में लेते चलिएगा। डी की माता ए था, आई दोनों बहन है, यानी ये हमारी मम्मी है, ये मान लीजिए आप हैं, आपकी ए मम्मी है, आई मम्मी की बहन है, तो डी का आई मौसी हो गई। रिलेशन जोड़ते चलिए, हम है डी, हमारी माता है ए की बहन है बी, इसका मतलब बी जो है डी की मौसी है, कोई बात नहीं। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है तो बी के नीचे रहेगा इसका पुत्री सी, यहां पे माइनस में लिख दिए, बी के नीचे आ गई पुत्री माइनस में। जो
जो किसके लिए आता है, जो आता है हमेशा बाद वाले नाउन के लिए, यानी सी के लिए आया है, सी। तो जो एफ से विवाहित है, यानी जो सी है ना, सी का शादी एफ से हुआ है, सी का शादी एफ से हुआ है। अब बताइए एफ कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे? तो कहिएगा ना सर ऊपर नीचे नहीं रहेगा, इसी के साथ रहेगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी है। तो सी का शादी एफ से हुआ है, तो ई तो लड़की थी, तो ये शादी करेगी किससे, लड़का से, तो प्लस दे दिए। अब बीच में लगा देते हैं बॉन्ड। जब भी पति पत्नी आए तो बीच में बॉन्ड लगा दीजिएगा, जिससे साबित हो जाए पति पत्नी थी। अब क्या कहता है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, तो बताइए जी ऊपर रहेगा कि नीचे, कि उसी के साथ? तो कहेगा ना इसका पति है जी, तो इसी के साथ रहेगा, ए के साथ रहेगा जी। आई इसका पति है तो प्लस में, और दोनों के बीच में बॉन्ड लगा देते हैं। ए बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो कहता है सी का डी से संबंध, से को गोली मारिए, से को नहीं समझना है, का को ध्यान रखेंगे, यानी बताना है आपको सी जो है वो डी से क्या संबंध, यानी सी के बारे में बताना है आपको कि सी जो है वो डी का क्या लगा। सी के बारे में आपको बताना है कि डी का क्या लगा, यानी सी जो है वो डी का क्या लगा। तो सी के बारे में बताना है, जिसके बगल में से लगल रहे उसको बारे में आपको नहीं बताना है, आपको सी के बारे में बताना है। अब सी देखिए डी को क्या लगा, सी कहाँ है, यहां पे है, सी यहां पे है, डी भी कहाँ है, वहीं पे है, सी भी यहीं पे, डी भी यहीं पे। तो पहला बोल रहा मसेरी बहन हो सकती है, क्योंकि बहन तो साथे रहेगी। भांजी, अगर ये भांजी रहती सी तो सी नीचे रहती, भांजी कहाँ जाएगी, भांजी मतलब क्या होता है, भांजी मतलब नीचे चला जाएगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। मौसी, अगर सी डी का मौसी होती, सी अगर डी का मौसी होती तो सी ऊपर रहती, इसके साथ क्या कर रहे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साली, सी डी का साली हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि साली आप ही के ग्रुप के आप ही के साथ रहेंगे। तो इसका आंसर या तो मसेरी बहन होगा या तो साली होगा, साली, जीजा साली। अब देखते हैं क्या होगा, अब शुरू से आप मिलाइए। अब रिलेशन देखिए, डी की मम्मी थी ए, तो डी की मम्मी थी, इसकी पति था जी, यानी डी का पापा हो गया जी, डी का मौसी हो गया बी, क्योंकि बी जो थी एक ही बहन था, तो डी का मौसी कौन हुआ, बी। अब बी का बेटी थी सी। अब एक बात बताइए, मौसी का बेटी क्या होती है, डी और सी में संबंध बताने, सी बताना है डी का क्या लगा, तो मौसी का बेटी है सी, तो मौसी का बेटी साली थोड़ी होगी, क्या होगी, मसेरी बहन। और अगर ममानी की बेटी होती तो ममेरी बहन। कितना अच्छा क्वेश्चन था। डी का मम्मी था ए की बहन थी बी, इसका मतलब हुआ कि डी का मौसी हुई बी, ए का पति था जी, इसका मतलब डी का पापा हुआ जी, मौसी का बेटी था सी, तो मौसी का बेटी डी को क्या लगा, मौसी का बेटी क्या होती है, मसेरी बहन, तो वही उत्तर, साली तो नहीं होगी। तो ये था ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आपको क्या करना होता है, ब्लड रिलेशन में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सजाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसके बाद आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाइएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लस में कल से भी आपको लाइव क्लास डेली जुड़नी है। इधर शादी ब्याह होने के कारण छुट्टी हो गया 4 दिन, कोई बात नहीं, अब छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर क्लास चलेगी। आप जहर सीरीज का हर पार्ट का फॉलो करते रहें, और अगर कोई पार्ट आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि बहुत फायदा करने वाला है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा है आप रेगुलर लाइव जुड़िएगा शुरू से, ठीक है। खत्म करते हैं क्लास। तो ये जहर क्लास 13 का हुआ खात्मा। बाय।